चलिए हिया सिमरन अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने यहाँ पे आईटी वैल्यूएशन सर्विसेज के बारे में पढ़ लिया था, है ना। हम लोग का थ्रेड जो चल रहा है, ये थ्रेड चल रहा है हमारा यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? मतलब अभी 3 दिन में कोई पढ़ाई करी हो तुम लोगों ने, किसी तरह का कोई डाउट आया हो तो? No, sir, no doubt. सिमरन आपको बेटा? नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट अभी हम लोगों को कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ना है। सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेड मे बी क्रिएटेड इफ अ फर्म, सी नाउ यहाँ पे अब एक टर्म लिखी हुई है कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। देखो, बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, है ना। ये आपने 12th में अगर मैनेजमेंट पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है ना थोड़ा बहुत, तो वहां पे सीखा होगा, है ना। फाइनेंस के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? यस और नो? Yes, sir. किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए टाइमली फाइनेंस और एडिक्वेट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और उसका मैनेजमेंट करना भी उतना ही जरूरी होता है। कैसे? अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाए ना, मतलब मैनेजमेंट का मतलब ही फाइनेंस में यही होता है कि भाई हम लोग को के बिजनेस में हमें जब भी जरूरत पड़े फाइनेंस की, ठीक है, वो हम मैनेज करें, वो हम अरेंज करें। इसी चीज के मैनेजमेंट को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो माइट भी हो सकता है कि क्लाइंट आपका जो है उस मैटर में एक्सपर्ट है, माइट भी वो एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि ये एक बिजनेस, ये मैनेजमेंट का रोल है, ये मैनेजमेंट का ही काम है ना भाई। आप कैसे फाइनेंस मैनेज करते हो तो मैनेजमेंट का ही काम है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। हमारा क्या लेना देना भाई इस काम से? ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो लोग करें। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बट इन केस कई बार क्या होता है, क्योंकि भी आप भी ऑडिट एक्सपर्ट हैं और हम लोगों को बहुत डीपली ये सब चीजें पढ़ाई जाती है ना, फाइनेंस आप बहुत डीपली पढ़ेंगे, तो कई बार क्या होता है कि आपकी फर्म से, क्योंकि आपकी फर्म में आप हो, आपके साथ और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, तो क्लाइंट ये चाहता है कि भाई आपकी फर्म उसको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज दे। ठीक है ना, जिसमें वो आपसे असिस्टेंस मांग रहे हैं। किस चीज की असिस्टेंस मांग रहे हैं? कि भाई आप मेरे लिए फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज डेवलप करो, कैसे हम लोग हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, वो उस चीज के ऊपर एडवाइस मांग रहा है। अब इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा नहीं होगा? ऑफ कोर्स सी बात है सर, इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। पहले ही देख लेते हैं कि भाई जैसे क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर आती हैं। ठीक है ना, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज बनाना, ठीक है, पॉसिबल टारगेट्स आइडेंटिफाई करना क्लाइंट के लिए, मार्केट में डिस्पोजल ट्रांजेक्शंस। डिस्पोजल ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है डिस्पोज करना, मतलब कोई एसेट है जो जरूरत नहीं पड़ रही जिसकी, या क्लाइंट को जो है उतना प्रोडक्शन वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, या उस एसेट का उतना यूज नहीं हो रहा, तो वो अब फंड्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? वो उन एसेट्स को डिस्पोज करते हैं, उसको डिस्पोजल ट्रांजेक्शन कहते हैं। समझ में आया टर्म डिस्पोजल मतलब? Yes, sir. ठीक है, फाइनेंस रेज करने में असिस्ट करना और स्ट्रक्चरिंग एडवाइस प्रोवाइड करना। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है हिया? किसको कहते हैं भी हिया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? Sir, financial structure like debt, equity, हमें इक्विटी शेयर्स होते हैं, borrowed capital होता है, owned capital होता है, किससे कितना बोरो करना होता है और मैनेज करना होता है, शेयर से बोरो करना होता है, डिबेंचर्स या लोन इशू करना होता है। तो डेब्ट कैपिटल का प्रपोर्शन Yes, sir. है ना, यही है भाई डेब्ट कैपिटल का प्रपोर्शन, इट इज कॉल्ड एज। तो उस स्ट्रक्चर पे वो आप उसको क्या कर सकते हो? एडवाइस दे सकते हो, ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो अब ये सर्विस देनी है नहीं देनी, तो फिर अगेन यहाँ पे आपका थ्रेड कितना होगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेड कितना होगा, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अगेन दी सब्जेक्टिविटी, कि भाई आप जो एडवाइस कर रहे हो, आप जो सर्विस दे रहे हो, उसमें सब्जेक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट कितना है। ठीक है, वेदर द आउटकम विल हैव अ मटेरियल इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आउटकम होगा आपके एडवाइस का, वो आउटकम मटेरियल इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। देखो, आपकी एडवाइस से हो सकता है उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए पूरा फाइनेंशियल, तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपैक्ट हुए ना पूरा का पूरा, जो
आपकी एडवाइस से जो कुछ भी हुआ वो कहाँ चला गया, वो यहीं चला गया सीधा, यस और नो? यस सर। है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो गया ना पूरा, हाँ है ना? यस सर। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये देखिए कि आप जो एडवाइस दे रहे हैं उस एडवाइस का क्या कोई मटेरियल इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, वेदर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट व्हाट दे हैव सेड कि भाई आपकी एडवाइस की इफेक्टिवनेस क्या किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है या नहीं करती, मतलब आपने एडवाइस दी, अब आपके एडवाइस के बाद अगर उस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाना है तो ही आपकी एडवाइस इफेक्टिव है, अगर उसको पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आपकी एडवाइस बेकार हो जाएगी। तो ये आप चीज देख लीजिए, तीन चीजें, एक तो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी कितना इन्वॉल्व है, एक आप देखिए कि आपके एडवाइस का क्या मटेरियल इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या नहीं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अदरवाइज सेफगार्ड आपके पास क्या है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको टीम में अलग टीम चाहिए यहाँ पे, और आपको एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा जो ऑडिट वर्क को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। सिंपल है ना। नेक्स्ट, सब कुछ सर्विसेज इन लोगों ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड जो है वो करने से मना कर दिया। एज अ ऑडिटर की कैपेसिटी में आप ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्या क्या सर्विसेज हैं? आप यहाँ पे अपने क्लाइंट को शेयर्स को प्रमोट करने की, उनके शेयर्स में डील करने की या उनके शेयर्स को अंडरराइट करने की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर होंगे, प्रमोशन, डीलिंग, अंडरराइटिंग, क्लियर है, समझ में आते हैं ये वर्ड्स? यस सर। ठीक है, प्रमोट करना मतलब जैसे आप लोगों को कहते हैं अपने क्लाइंट के शेयर्स को खरीदने के लिए, या आप खुद अपने क्लाइंट के शेयर्स में डील करने लग जाते हैं। एंड दी अंडरराइटिंग, व्हाट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स? व्हाट डू यू मीन बाय अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स? कौन बताएगा? सर जब कोई गारंटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं शेयर्स की। हाँ, गारंटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की गारंटी? दैट सर शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी इशू किया है वो बिक जाएगा, वो लोग ले लेंगे, इट विल बी सब्सक्राइब्ड। इट विल बी सब्सक्राइब, इट विल बी परचेज, है ना। तो जैसे इसको ऐसे एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, ठीक है। अब बिल्डर ने तो 100 फ्लैट बना दिया, ये गारंटी नहीं है ना कि 100 फ्लैट कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, है ना। यस इस सर। चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो एक कमीशन एजेंट आया, उसने कहा कि ठीक है मैं आपके 70 फ्लैट्स की गारंटी लेता हूँ कि एक साल के अंदर ये 70 फ्लैट्स बेचूंगा, मेरे अलावा आप किसी को भी दूसरे को एजेंट अपॉइंट नहीं करोगे, जो कमीशन होगा मेरा, और अगर ये 70 फ्लैट में नहीं बेच पाया तो 70 फ्लैट मैं आपसे खरीदूंगा, तो उसको तो गारंटी मिल गई, ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंडरराइटिंग कहते हैं। आया सिंपल समझ में? यस सर। ठीक है, तो इससे देखो बहुत ज्यादा सेल्फ रिव्यू थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्ट आपका क्रिएट होता है अपने क्लाइंट के बिजनेस में ना। तो ये कुछ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। इसके अलावा फिर अगर आपकी इफेक्टिवनेस पर्टिकुलर अकाउंट ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है, ऑडिट टीम को रीजनेबल डाउट है एज टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या फिर ऑडिट टीम को नहीं पता कि भाई हम जो एडवाइस करेंगे उसका एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या, और अगर मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा तो इस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, आगे पढ़े इसको। यस सर। तो आपकी लीगल सर्विसेज आ जाती हैं, लीगल जब आप मैटर्स में उन लोगों को असिस्टेंस देते हो, ठीक है। और तो इन्होंने 608.3 में क्या बोला कि लीगल सर्विसेज सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करनी चाहिए जो लीगली ट्रेंड हो, ऑथराइज्ड हो, उन्हीं को ये प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ऑडिटर्स देखो लीगली ट्रेन्ड पर्सन नहीं है तो आपको वैसे तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर आपसे कोई लीगल एडवाइस मांगी गई है तो अगेन आपको वही चीज देखनी है कि भाई मैटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितना रिलेटेड है और कितना मटेरियल मैटर है। इसके अलावा लीगल मैटर्स की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एंड द डिग्री ऑफ जजमेंट, मतलब यहाँ पे किस हद तक आपको जजमेंट लेना पड़ेगा।
आपका खुद का डिसीजन है ना, क्योंकि देखो आपको डिसीजन लेकर के अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई देख ये कर, इस लीगल है ना। आप जब कैसे बीमार पड़ते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपके लिए डिसीजन लेता है, वो आप मानते हो, नहीं मानते हो, फिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, वो जनरली डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है ना, कि अगर उसने आपको गलत ट्रीटमेंट दे दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी तो बनती है, अगर नेग्लिजेंट रहेगा तो, है ना। यस सर। तो अब जो लीगल मैटर में आप जाओगे अपने क्लाइंट के पास कि भैया मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो बोलेगा भैया इसमें डिसीजन आपको लेना है। तो एक है कि भाई एडवाइस दे दी, अब डिसीजन तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा काम बस एडवाइस देने तक। तो ये चीज है। तो एक तो देखिए कि भाई लीगल मैटर में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इन्वॉल्व है, और फिर वहां पे जजमेंट लेना कितना जरूरी हो जाएगा, लीगा कौन जजमेंट। क्लियर है। अगेन फिर वही बात है, सेफगार्ड्स आपके सिमिलर सेफगार्ड्स ही हैं, आपको अलग से टीम मेंबर्स जो है वो आप बनाने पड़ेंगे, अलग टीम बनानी पड़ेगी जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगी, फिर वो ऑडिट नहीं करेगी टीम, और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से रिव्यू कराना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा लेकिन 608.5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी पार्टनर और कोई भी एम्प्लॉय हमारी ऑडिट फर्म का ऑडिट क्लाइंट के लिए एज अ जनरल काउंसिल काम नहीं करेगा। जनरल काउंसिल का मतलब होता है जो जनरली सभी मैटर्स में क्लाइंट को असिस्ट करता है, लीगल गाइडेंस देता है, या उसके लिए कोर्ट में अपीयर होता है, उसको हम लोग जनरल काउंसिल कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ऑडिट फर्म में कोई भी पर्सन या आपका कोई भी एम्प्लॉय क्लाइंट को जनरल काउंसिल की तरह एक्ट नहीं करेगा। क्लियर है 608.5? यस और नो? यस सर। ठीक है। और ना ही फर्म एडवोकेसी के रूल में एक्ट करेगी फॉर एन ऑडिट क्लाइंट जब अमाउंट आपका इन्वॉल्व उस मैटर में मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व है, ऐसा अमाउंट जो कि मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तब भी आप यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाए, टेम्पररी पर्सनल असाइनमेंट। अब टेम्पररी पर्सनल असाइनमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई क्लाइंट के पास काम करने के लिए लोग नहीं है, ठीक है, और वो लोग कौन दिए जा रहे हैं, ऑडिट क्लाइंट अपने कुछ स्टाफ को बोलता है, ऑडिट हमारा जो है ऑडिट फर्म जो है, ऑडिट फर्म अपने यहाँ के कुछ पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या होता है, डबल एन ई एल वाला, इस वाले पर्सनल का मतलब क्या है, नहीं पता, डबल एन ई एल वाले पर्सनल का मतलब क्या होता है। people, एम्प्लॉय। हाँ, एम्प्लॉय बोल लो, पीपल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये वाले जो पर्सन है, तो ऑडिट फर्म के एम्प्लॉयज हैं ये लोग ना, ऑडिट फर्म का ह्यूमन रिसोर्स है, और क्लाइंट को कुछ प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ गई तो उसने बोला कि ठीक है मेरे लोग उधार में ले लो, जाओ, मेरे पास बहुत है, मेरे पास तो वैसे ही लोग काम इनको कराने के लिए कुछ है नहीं, सैलरी और देनी पड़ती है, तो एक काम करो तुम ही काम कराओ इनसे। तो क्या आप अपने स्टाफ को उधार दे सकते हो क्या अपने क्लाइंट को, है ना। तो इन्होंने बोला कि भैया इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी क्रिएट होगा, एडवोकेसी भी होगा, फेमिलिटी थ्रेड भी क्रिएट होगा, मोस्टली सभी तरह के थ्रेड क्रिएट होंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज जाके वहां काम करेंगे, फिर आप ही उसी काम को चेक भी करोगे। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो गया यहाँ पर, एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट हो गया, ठीक है, फैमिलिटी थ्रेड क्रिएट हो गया, वहां पे लोग चले गए काम करने के लिए, अब जान पहचान बन गई उन लोगों के साथ में। यस और नो, हाँ या ना, ये यस चीज। सर। तो आप अपने लोग जो है अपने खुद की फर्म के एम्प्लॉयज को क्लाइंट को उधार नहीं दे सकते, कैन नॉट लोन योर पर्सनल। नाउ द थ्रेट विल बी डिपेंड अपॉन कि कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, हो सकता है कि बहुत कम टाइम के लिए, 7 डेज, 1 महीना। तो अगर लोन पीरियड शॉर्ट है, अगर आपने एम्प्लॉयज को अगर अपने काम के लिए भेजा है, तो वहां पर उन्होंने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पूरी करी है। हो सकता है कोई छोटा मोटा काम आपने करने के लिए भेज दिया हो, लेकिन वहां पे उन्होंने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया, मैनेजमेंट था प्रेजेंट वहां पे, मैनेजमेंट अपना काम खुद ही कर रहा था, ठीक है, क्लैरिकल नेचर का वर्क है, उस काम को करने के लिए भेज दिया। और द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग ए सुपरवाइजर, और उन लोगों के जिन लोगों को आपने वहां पे भेज दिया, उनका डायरेक्शन एंड सुपरवाइजन सुपरविजन क्लाइंट ही कर रहा है। तो ऐसे केस में आप जो है वो अपने स्टाफ को लोन कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा यहाँ पे, यस और नो? यस सर। हम्म। वे पर्सनल आर लोन टू द क्लाइंट। अब लेकिन फिर से वही बात है, अगर कुछ आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को भेजा है वहां पे काम करने के लिए, ये सेफ गार्ड्स हैं, उन लोगों के काम का एडिशनल रिव्यू करना पड़ेगा, एडिशनल रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द लोन्ड पर्सनल, ठीक है, जो उन्होंने वहां पे काम किया ना उस काम को एडिशनली रिव्यू करेंगे।
ऑडिट टीम में इन लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब वही फिर अलग टीम कर दी भाई। अगर ये लोग क्लाइंट के यहाँ जाकर के काम करके आ गए तो इनकी ऑडिट करने के लिए क्लाइंट की इनको टीम में मेंबर्स नहीं लिया जा सकता। ठीक है। नॉट गिविंग द लोन पर्सनल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी फंक्शन दैट दे परफॉर्म ड्यूरिंग द लोन्ड असाइनमेंट। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने इनको टीम में लिया भी है तो ये अपना काम चेक नहीं करे ना, इन्होंने वहां पर जो काम किया हो वो काम की ऑडिट ये नहीं करेंगे, फिर दूसरा पर्सन को इनके काम की ऑडिट करेगा। आगे भाई तीनों पॉइंट समझ में क्लियर है। एक तो एडिशनल रिव्यू कराना पड़ेगा, टीम में मत लीजिए, और इनके काम को ये खुद ऑडिट नहीं करें। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स? यस और नो? यस सर। सिमरन समझ में आ गए पॉइंट्स? यस सर। नेक्स्ट आ गया सर्विंग एज द डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। अब हम लोग ऐसे पहले एक पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले आप ऑडिट टीम में काम करते थे, फिर ऑडिट टीम छोड़ करके अब आप अपने क्लाइंट के यहाँ पे नौकरी करने जाना चाहते हो या जा चुके हो। ठीक है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, वाइस वर्सा, कि पहले मैं क्लाइंट के यहाँ पे नौकरी करता था लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी और मैं छोड़ करके कहाँ पे आ गया, मैं ऑडिट फर्म में ऑडिट करने के ऑडिटर के यहाँ पे आ गया, वहां पे एम्प्लॉय बन गया, पार्टनर बन गया, एसोसिएट बन गया, जो भी बन गया। ठीक है। ऐसे अपोजिट भी तो हो सकता है, वाइस वर्सा सिचुएशन भी तो हो सकती है। यस सर। ठीक है ना। इससे भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड और फैमिलिटी थ्रेड क्रिएट होता है। ठीक है। सेल्फ रिव्यू भी क्रिएट हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप वहां पे डायरेक्टर और ऑफिसर की पोजीशन में काम करके आ चुके हैं, तो काम तो आप ही ने किया है ना। अब आप ऑडिट फर्म में आ गए, फिर आप ऑडिट करोगे तो अपने ही काम की ऑडिट होगी। इट इज सेल्फ रिव्यू और नॉट? ये सेल्फ रिव्यू ही यस सर। है ना। From the audit firm service as a director or officer of a partner or employee shall not serve as a director or officer of an audit client। तो 523.3 क्या कह रहा है, जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कह रहा है कि कोई भी पार्टनर एम्प्लॉय क्लाइंट के यहाँ पे एज अ डायरेक्टर और ऑफिसर काम नहीं करेगा। A partner or employee shall not serve as a company secretary for an audit client। नहीं आपके फर्म का पार्टनर एम्प्लॉय क्लाइंट के यहाँ पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन में काम करे। समझते हो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? सुना है ये टर्म पहले? यस सर। किसको कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कौन बताएगा? जल्दी बताओ किसको कहते हैं। सर वो सारे फाइनेंशियल बुक्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कंपनी के, और लीगल ट्रांजैक्शंस देखता है। नहीं नहीं, ये काम थोड़ा ना होता है कंपनी सेक्रेटरी का। बताओ बताओ, हम तो, हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि हमारा काम ही यही है कि हमारी नॉलेज को ग्रो करना। जितना ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ोगे उतना आपकी ऑडिट अच्छी होगी, है ना। सिमरन तुम्हें भी नहीं पता कंपनी सेक्रेटरी के बारे में क्या होता है? वो मिनट्स वगैरह मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग हाँ, ये रिकॉर्ड्स तुम्हारे मेंटेन को करते ठीक है जानकारी, लेकिन ये बहुत कम इंफॉर्मेशन। दे आर सेक्रेटरी टू द बोर्ड। जो आपका बोर्ड होता है ना, ये बोर्ड के सेक्रेटरी होते हैं पूरे, है ना। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि एक काम तो सर उनका हो गया कि स्पेशली जब मिनट्स मीटिंग वीटिंग होती है तो ये लोग मिनट्स रिकॉर्ड करते हैं। दे आर डायरेक्टली इन लिंक विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो मीटिंग्स अरेंज कराना, वो सारे काम। बट इनका एक दूसरा मेजर रोल है बेटा, वो है कंप्लाइंस। कोई भी कंपनी के लिए बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, उन लॉज को कंप्लाइंस कर रही है नहीं कर रही, ये कौन मेक श्योर करेगा? ये आपका कंपनी सेक्रेटरी मेक श्योर करेगा। ये लोग कंप्लाइंस देखते हैं। अभी आप ऑडिट पढ़ रहे हो ना, ये कौन सी ऑडिट पढ़ रहे हैं हम लोग? ये कौन सी ऑडिट है? जल्दी बताओ कौन सी ऑडिट है ये? अभी जो आप पढ़ रहे हो ये किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो हम लोग? क्या ऑडिट करोगे आप? ऐसे मत करो यार, क्या ऑडिट क्या करोगे? आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पूरी ऑडिट में? फोकस क्या है हमारा? हैं। स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट? यस सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। परफॉर्मेंस भी नहीं, मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है भाई। अभी आपका पूरा फोकस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट पे है ना। एंड ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हम उस इंफॉर्मेशन को ऑडिट करने के भी काम में ले सकते हैं, बट इट इज मेजरली फोकस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो
क्या रिप्रेजेंट सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना, जो भी है फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो सीएस होता है ना बेटा, वो सीएस करता है कंप्लायंस ऑडिट। कैसे, क्या ऑडिट करता है ये कंप्लायंस ऑडिट करता है। कंप्लायंस ऑडिट का मतलब होता है कि भाई कंपनी को जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने जरूरी थे, ये कंपनी ने उन सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है नहीं किया। एक ऑडिट इस कंपनी सेक्रेटरी को करनी पड़ती है, वो ये ऑडिट होती है। और इसके अंदर और आपके ओपिनियन में बहुत फर्क है। आप ओपिनियन देते हैं, उसमें मेजर 2 वर्ड्स का यूज होता है, ट्रू एंड फेयर, ठीक है। और जबकि जो सीएस ऑडिट करेगा वो ट्रू एंड करेक्ट करेगा। तो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ ज्यादा बिल्डअप होगा, वो यहाँ ज्यादा बिल्डअप होगा या वो यहाँ ज्यादा बिल्डअप होगा यूजर का? जल्दी बताओ, आपके ओपिनियन में ज्यादा कॉन्फिडेंस है या सीएस के ओपिनियन में ज्यादा कॉन्फिडेंस है यूजर का? क्या हुआ, मेरी बात नहीं समझ में आई क्या? ये जो ओपिनियन देता है वो ट्रू एंड करेक्ट का ओपिनियन देता है, और आप जो ओपिनियन देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर का ओपिनियन देते हो। तो कौन से वाले में कॉन्फिडेंस यूजर का ज्यादा बिल्डअप होगा, आप वाले में उस वाले में? सीएस के। सीएस के में। क्योंकि वो कह रहा है ट्रू एंड करेक्ट है, यहाँ पे कंप्लाइंस की गई है, गारंटी है। अगर सीएस बोल रहा है भैया कंप्लाइंस करी है तो देख के ही देख, तो इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो लॉ वाली मैटर्स में बात आ जाती है ना। तो सीएस छोटा मोटा रोल नहीं है भाई, खाली उसका काम मिनट्स मीटिंग रिकॉर्ड करना और वो सब नहीं है। मेजर कंप्लाइंस वो देखता है, बोर्ड के टच में रह के काम करता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। हालांकि सीएस की डिमांड बहुत कम है, उस चीज के साथ बहुत दिक्कत है, क्योंकि भाई बोर्ड को कोई बहुत ज्यादा सीएस की जरूरत होती नहीं है। एक एक दो तीन, अगर बहुत बड़ी कंपनी होगी तो उससे ज्यादा सीएस नहीं होंगे, छोटी कंपनी होगी तो एक ही सीएस की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से उसमें क्या थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनीज की वो कम होती है। बाकी जो ऑडिटर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। क्लाइंट स्टाफ जॉइंट ऑडिट फर्म, तो एक तो इन्होंने ऊपर बोल दिया कि भी कि क्लाइंट के यहाँ पे आप ऑफिसर की पोजीशन पे थे, डायरेक्टर की पोजीशन पे थे, तो उससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट हो रहा था। तो हमें क्या करना था, अब आप मान लीजिए कि कोई बात नहीं, कोई पर्सन है जो क्लाइंट के यहाँ पे डायरेक्टर या ऑफिसर जैसे पोस्ट पे तो नहीं था लेकिन एम्प्लॉय था। तो क्या किसी एम्प्लॉय के, मतलब एम्प्लॉय तो छोटी पोस्ट हो सकती है ना, कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप हर बार डायरेक्टर ऑफिसर की पोस्ट में। अब क्लाइंट के यहाँ पर तो हजारों लोग हैं, तो कोई एक पर्सन जो कि छोटी पोजीशन पे काम करता था वो बाद में ऑडिट फर्म में हो जाए, तो उससे भी सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू और फैमिलिटी थ्रेट क्रिएट होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस चीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे कि नहीं भैया अगर तुम क्लाइंट की कंपनी में नौकरी कर रहे थे तो ऑडिट फर्म में नहीं आ सकते, आ सकते हो। ठीक है, कब आ सकते हो वो हम लोग देख लेते हैं। व्हेन अ सर्विस विद द ऑडिट क्लाइंट्स और प्रायर टू द पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिटर रिपोर्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट विल डिपेंड अपॉन। तो अब इन्होंने कहा थ्रेट कब है, देखो थ्रेट तब है जब वो एम्प्लॉय क्लाइंट के यहाँ पर नौकरी कब कर रहा था, व्हेन सर्विस विद द ऑडिट क्लाइंट वाज प्रायर टू दी पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब अब पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिटर रिपोर्ट, पीरियड कवर हो क्या रहा है ये देखते हैं। पीरियड हमारा पहला होता है कि बाद में होता है, ऑडिट बाद में करते हो पहले करते हो, कब करेंगे? बाद में। बाद में करेंगे। अभी कौन सा साल चल रहा है हम लोगों का, अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, यस और नो? यस और नो क्या, सॉरी, अकाउंटिंग ईयर अभी कौन सा चल रहा है प्रेजेंटली? 2020 प्रेजेंटली, करंटली कौन सा चल रहा है बताओ ना? 24 to 25। अभी सर ये चल रहा है। ठीक है, तो अगर इस पीरियड की ऑडिट होनी है, दिस इज द पीरियड दैट इज कवर्ड अंडर द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, और जो वर्कर काम करता था वो इस पीरियड से पहले काम करता था, मतलब 1 अप्रैल 2024 से पहले वो इस कंपनी के अंदर काम करता था। When service with the audit client was prior to the period covered by the auditor report,
तो ऑडिट रिपोर्ट जिस पीरियड को कवर करती है उस पीरियड से पहले काम करता था, तो अब थ्रेट है या नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि भाई वो जो पर्सन था वो किस पोजीशन पे था वहां पे, कितने टाइम से, लेंथ ऑफ टाइम सिंस द इंडिविजुअल लेफ्ट द क्लाइंट, कितना टाइम उसको छोड़े हुए हो गया है, और उसको ऑडिट टीम में हमने क्या रोल दिया है। इन चीजों के ऊपर आपका थ्रेट डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा ऊंची पोजीशन पे होगा, जितनी हायर पोजीशन पे होगा, थ्रेट उतना ज्यादा है, जितनी छोटी पोजीशन पे होगा थ्रेट उतना कम है। जितना ज्यादा टाइम उसने क्लाइंट के यहाँ पे काम किया उतना थ्रेट ज्यादा है, फैमिलिटी सबको जानता है, फिर वो कम टाइम के लिए काम किया थ्रेट कम है। हमारी ऑडिट टीम में कोई रोल नहीं है, थ्रेट कम है। हमारी ऑडिट टीम में आपने इंपॉर्टेंट रोल दे दिया, थ्रेट ज्यादा है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ऑडिट तो करना क्या है कि कोशिश ये करो, the audit team should not include individuals who during the period covered by the audit report as service director or employee। तो पहली बात तो अगर कोई भी पर्सन आपके क्लाइंट के यहाँ पे डायरेक्टर या एम्प्लॉय रहा है, 522 क्लियरली ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टर या एम्प्लॉय आपके क्लाइंट के यहाँ पर रहा है ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड अंडर द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब 2024-25 में ही की ऑडिट होनी है और इस पीरियड में वो पर्सन यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर और एम्प्लॉय की तरह काम कर चुका था, तो इस पीरियड की ऑडिट में हम लोग उस पर्सन को टीम में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो आपकी ऑडिट फर्म में आ तो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ से जो ऑडिट टीम क्लाइंट की ऑडिट करने जाएगी वो उस टीम का पार्ट नहीं होगा। आया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। बट इफ दिस पर्सन वॉज वर्किंग प्रायर टू द पीरियड कवर्ड अंडर द ऑडिट, मतलब 2024 की 25 की पीरियड की ऑडिट करनी है, लेकिन इस पीरियड में वो पर्सन वहां पे काम नहीं करता, तो पहले करता था, तो ऐसे केस में वो टीम में तो हो सकता है, लेकिन इसके काम को हमको एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से क्या कराना पड़ेगा? रिव्यू कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। नाउ एन एग्जांपल हैज बीन डिस्कस्ड। An audit client has requested that a partner of the audit firm sits on the audit committee to provide financial reporting expertise। ये corporate financial services हो गई। आपके पार्टनर को बोला फर्म में कि भी क्लाइंट ने बोला कि हमारे को आओ हमारी कमिटी में बैठो और हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे एक्सपर्टीज में आप हमारे साथ उस पे गाइडेंस दो, हमें मदद करो। ठीक है? यस और नो? ये यस सर। उन्होंने यहाँ पे बोला है, दिस इज द एग्जांपल। तो अब यहाँ पे ऑडिट कमिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, एग्रीज द ऑडिट फीस एंड रिकमेंड टू द शेयर होल्डर्स विच ऑडिट फर्म टू अपॉइंट अ सेल्फ इंटरेस्ट एंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर कमिटी रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, उसकी फीस के साथ एग्री करने के लिए और शेयर होल्डर्स को रिकमेंड करने के लिए। तो फिर यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं हो गया। मतलब ऑडिट कमेटी, एक तो आप उसकी जिम्मेदारी क्या आप समझो, ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी ये है कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को रिकमेंड करें बोर्ड शेयर होल्डर्स को, एक ऐसा ऑडिटर जो कि इंडिपेंडेंट हो, उसकी फीस डिटरमाइन हम लोग करें, और आपने ऑडिट फर्म के एक पर्सन को अपने साथ कमेटी में बिठा लिया, क्या इससे थ्रेट क्रिएट नहीं हो गया? सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि वही पर्सन जो कमेटी में बैठा है वो ही खुद को रिकमेंड भी कर रहा है, वो खुद की फीस भी डिटरमाइन कर रहा है। सेल्फ रिव्यू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे? ये सोचो, होगा नहीं होगा? या सुन लो, Yes, sir. Sir, will familiarity thread be also be created? फैमिलिटी तो देखो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि भाई आप ज्यादा टाइम के लिए तो कमेटी में गए नहीं हो, बहुत कम टाइम के लिए गए हो। ठीक है, हाँ, बट सम थोड़ा बहुत फैमिलिटी थ्रेड भी क्रिएट होता ही है ना? बट मेजर जो इन्होंने यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू बोला है कि आप ऑडिट कमिटी के काम को में इंटरफेयर नहीं कर सकते भाई, उनके साथ बैठ के काम नहीं कर सकते आप। ठीक है? Yes, sir. Thank you. हम्म, वो कहाँ चली गई सिमरन? शायद कुछ दिक्कत आ रही होगी आवाज में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एडवोकेसी थ्रेड्स। अब जहां पे अपने क्लाइंट को आपने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, बिफोर सम अथॉरिटी, वहां आपके लिए एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होता है।
जैसे क्लाइंट ने कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, क्लाइंट आपके पास आया कि अरे मिस्टर ऑडिटर, दैट द इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज सर्व मी दिस नोटिस एंड दे आर डिमांडिंग सो एंड सो अमाउंट। आपने कोई बात नहीं, आई नो द इनकम टैक्स अथॉरिटीज वेरी वेल, ठीक है, और आप चले गए इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इट मींस दैट यू आर टेकिंग साइड ऑफ योर क्लाइंट, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब जब आप उसकी साइड ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो फिर उससे एक थ्रेड यहाँ पर एक क्रिएट होता है जिसको हम लोग एडवोकेसी थ्रेड कहते हैं, मतलब जिसकी तरफदारी आप कर रहे हो, जिसकी साइड आप ले रहे हो, और उसी की फिर आप ऑडिट भी करोगे, है ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, आज तो हम उसकी साइड ले रहे हैं कि अरे नहीं हमारा क्लाइंट तो अच्छा है, हमारा क्लाइंट तो चोर नहीं है, हमारे क्लाइंट ने तो सब ध्यान से किया, हमारे साइड ने तो सब रिटर्न सही भरा था, आप चोर हो, आप डिपार्टमेंट वाले, या आपको पैसे खाने हैं, और फिर आप घर गए, अगले दिन उठे और चलो आज उसी क्लाइंट की ऑडिट भी करके आता हूँ। तो इंडिपेंडेंट कहाँ रहे आज तक, ऑब्जेक्टिव कहाँ रहे आप, यस और नो? यस सर। फिर ऑब्जेक्टिव कैसे रहे? तो ये तो अब आप सर्टेन दे आर नाउ, दे आर सर्टेन एग्जांपल्स दैट इज, किसी आपने अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया, फाइनेंस नेगोशिएट किया उसके बिगार पे, लोन ऑफ पर्सनल फ्रॉम एन ऑडिट फर्म टू एन ऑडिट क्लाइंट, ये भी एडवोकेसी थ्रेड है। फॉर्म एन ऑडिट फर्म, लोन ऑफ पर्सनल फ्रॉम एन ऑडिट फर्म टू एन ऑडिट क्लाइंट, है ना, आपने अपने लोग दे दिए वहां पे काम करने के लिए, ठीक है, प्रोवाइडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट, मतलब इन लोगों ने इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया एडवोकेसी थ्रेड्स को, बट ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं जहां से एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होता है। वैल्यूएशन सर्विस आपने प्रोवाइड करी, टैक्सेशन सर्विसेज, इन सब कामों से एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होगा, जहां पर भी आप अपने क्लाइंट की साइड ले रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन का मतलब हो गया डरना, जहां आप अपने क्लाइंट से एक दबाव महसूस करें, एक डर महसूस करें, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटिमिडेशन कहते हैं। तो जब क्लाइंट आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जैसे फीस की डिपेंडेंसी हो जाना उसके ऊपर, आप उससे गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी ले लेते हो, एक फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप हो जाते हैं, आपने उसके लिए रिक्रूटमेंट सर्विसेज दी है उसको, आपका एम्प्लॉयमेंट क्लाइंट के साथ रहा हुआ है, या फिर ऑडिट फर्म और क्लाइंट के बीच में लिटिगेशन पेंडिंग है, दीज आर दी सर्टेन एग्जांपल। तो जहां जहां पर भी आप का उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे आप उससे डरते हैं, दबाव फील करते हैं, फोर्स फील करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इंटिमिडेशन थ्रेट कहते हैं। क्लियर है भैया, समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। चलिए, एट हमारे पूरे हो गए यहाँ पे सारे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी क्या कहती है, वो ये कहती है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जो ड्यूरिंग दी ऑडिट आपके पास आई है वो कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए, आपकी ड्यूटी है ये, उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट की परमिशन के बिना और इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा वो इंफॉर्मेशन आप किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करोगे, ये कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी है। देखो, ट्रस्ट है, क्लाइंट ने आपको परमिट किया कि आइए हमारे ऑफिस में आइए आप, है ना, चाय पीजिए, समोसे खाइए, जलेबी खाइए, और क्योंकि अब ये यूके वाले आप एसीसी हो गए तो वहां की डिशेस आपको खिलाई जाएंगी, लेकिन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ऑडिट आपको ऑब्टेन होगी, क्या आप ये इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करोगे? तो फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा ना आपके और क्लाइंट के बीच का, यस और नो? यस सर। फिर तो अगर ऐसा होगा तो क्लाइंट बहुत ज्यादा एक अनकंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ सब चीजें शेयर करने में ना। एज अ प्रोफेशनल वी ओ अ ग्रेट ड्यूटी टुवर्ड्स आवर क्लाइंट्स, है ना, मैं एक एडवोकेट हूँ, यू विल बिकम द ऑडिटर, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, तो जो क्लाइंट्स उनके साथ आते हैं हमारे पास, वो एक बहुत विश्वास करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अब मेरे पास ऐसे डिफरेंट क्लाइंट आते हैं, कोई किसी के घर पे अपनी बीवी से झगड़ा हो गया है, डिवोर्स की पिटीशन चल रही है उसकी कोर्ट में, किसी कोई क्रिमिनल है,
किसी का बिजनेस का डिस्प्यूट है, कुछ है, तो अब वो मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन मैं मेरे दोस्तों के साथ शेयर करके और हंसी मजाक बनाऊं उन लोगों का, या किसी ऐसे पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे दूं जो उनके अगेंस्ट में यूज कर पाए, तो फिर लोगों के मन से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, वो प्रोफेशनल्स पे नहीं ट्रस्ट करेंगे। आया समझ में? यस और नो? यस सर। दैट्स वाई। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मे बी obtained फ्रॉम द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, इन सब जिससे हमको क्या इंफॉर्मेशन obtained होती है, इन सबसे हमको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्म से मिलती है, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे रिलेशनशिप से मिलेगी, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, ये हो गया। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जब इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर सकते हैं? तो वो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, मतलब इन्होंने बहुत डिटेल में बात करी है, बट इसका सिर्फ इतना सा मतलब है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड परमिटेड बाय द क्लाइंट। अब जहां पर क्लाइंट परमिट कर दे वहां दे दो, जहां पे परमिट नहीं कर रहा है हो सकता है क्लाइंट नहीं चाहे ना, लेकिन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अब आपको किसी फोरम में बुलाया डिपार्टमेंट ने कि भैया आपका क्लाइंट है, बताना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। कोई कोर्ट में आपको बुलाया, बोले ये क्लाइंट आपका था, तो जहां पे व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, फिर क्लाइंट परमिट करे नहीं करे वो देनी पड़ेगी, और कोई बात नहीं है। और अदरवाइज इसको रीड कर लेते हैं एक बार। इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी डिस्क्लोज विद प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी और व्हेन देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल राइट। तो अगर कानूनी या फिर प्रोफेशनल ड्यूटी है तो उसको डिस्क्लोज करिए, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं होता। Disclosure is required by law, production of documents on other provisions of evidence in the legal proceeding, in the course of legal proceeding. तो लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, देने पड़ेंगे। डिस्क्लोजर टू द एप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटी ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ दैट कम टू। अब आपको काम करते वक्त कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है जब कानून तोड़ा गया है, इट इज कॉल्ड एज इन्फ्रिंजमेंट। समझ में आया इन्फ्रिंजमेंट वर्ड का मतलब? यस और नो किया? यस सर। तो जहां कानून तोड़ा गया है, जहां कानून की पालना नहीं गई है, नाउ इट इज द सिनेरियो विच कम्स टू योर नॉलेज, और एज पर लॉ वी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस टू द पब्लिक अथॉरिटी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दे कि भैया अगर इसने इनकम टैक्स की चोरी करी और आपकी नॉलेज में, तो आपको बताना। तो वो एक ऐसा सिनेरियो हो गया, फिर क्लाइंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, है ना भाई? यस और नो? यस सर। ये हो गया। तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, दूसरा परमिटेड बाय। एक तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो कंपलसरी, एक है परमिटेड बाय लॉ। नाउ देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे लॉ आपको डिस्क्लोजर परमिट करता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट और परमिट में फर्क है। रिक्वायरमेंट इज कंपलसरी, परमिट इज ऑप्शनल। परमिट तो ऑप्शन हो गया ना, कानून कहता है हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, क्लाइंट की कोई दिक्कत नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है परमिटेड बाय लॉ और रिक्वायर्ड बाय लॉ में? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो लॉ आपको परमिट करता है कि क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास है आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में आपको क्लाइंट की परमिशन चाहिए होती है ना, ऑथराइज बाय द क्लाइंट। तो इफ अगर मुझे लॉ बोलता है कि हाँ भाई आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, लेकिन तब भी उसके लिए आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ये दो केस हो गए। पहला केस है रिक्वायर्ड बाय लॉ, कंपलसरी है। दूसरा है परमिटेड बाय लॉ, तो वो कंपलसरी, फिर आप वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, वहां पे आपको क्लाइंट की परमिशन लगेगी। तीसरा है जब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है, लेकिन यहां पर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। मतलब लॉ कह रहा है कि भैया ये इंफॉर्मेशन आप किसी भी सिनेरियो में शेयर नहीं करोगे, आप ये इंफॉर्मेशन नहीं बताओगे, लेकिन आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? व्हेन प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, आप डिस्क्लोज करेंगे नहीं करेंगे? सर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट ऐसे में लॉ हमेशा वो रखता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एचएमआरसी में भी है, मैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती दैट मेरा क्लाइंट लॉ इन्फ्रिंज कर रहा है, बट अगर मैंने लीव किया है और मैंने एचएमआरसी को नोटिफाई किया तो एचएमआरसी अपने आप समझ जाएगा। तो ऐसे लॉ में लिखा रहता है कि हमें क्या करना होता है। नहीं, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, बट जब प्रोहिबिटेड बाय लॉ है बेट, हम लॉ से ऊपर नहीं कर सकते। आपकी कोई भी प्रोफेशनल ड्यूटी लॉ से ऊपर नहीं है, सीधी बात है।
जो लॉ बना दिया, ठीक है, आपका ACCA कुछ भी कहता हो, आपका यहाँ पे ICAI कुछ भी कहता हो, लेकिन जब लॉ प्रोहिबिट कर देता है ना, तो फिर वो काम आप नहीं कर सकते, सीधी बात है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रोफेशनल ड्यूटी कहाँ कहाँ पे बताई है, जब आपको ACCA की क्वालिटी रिव्यू के साथ कंप्लाई करना हो, ACCA आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, उसमें रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, लॉ बीच में आ रहा है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड है, तो अब ऐसे केस में आपको करना है नहीं करना डिस्क्लोज, तो ये देखना पड़ेगा। इससे ये देखिए कि अब इन्होंने क्या दिया फैक्टर्स, वेदर हार्म कुड बी कॉज टू द डिस्क्लोजर। ठीक है, पहले तो क्या हार्म कॉज हो रहा है, क्या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, मतलब क्या वाकई आपने इंफॉर्मेशन को सब्सटेंशिएट मतलब क्या होता है कि पुख्ता कर लेना। ठीक है, मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा हुआ है, लेकिन मुझे एविडेंस मैंने ढूंढे, हाँ भाई, जिससे मुझे सब्सटेंशिएट हो गई ये इंफॉर्मेशन सही है ना, इसको सब्सटेंशिएट कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया? यस और नो? और क्या हम लोग, इज देयर एनी अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट जिसको की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी जा सकती है, तो ये चीज कह रहे हैं कि ये फैक्टर्स हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद ही ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या करी जा सकती है, कम्युनिकेट करी जा सकती है। मतलब पहला ये देखना पड़ेगा कि भैया लॉस क्या होगा। ऐसे केस में हम लोगों को जनरली इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो ये दिया है, मतलब गाइडलाइन दी है कि आपको लीगल गाइडेंस लेनी चाहिए भाई, आप लीगली वो नहीं हो ना इक्विप्ड भी। अगर मैंने इफ इट इज समथिंग इज नॉट परमिटेड बाय लॉ और वो इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, तो उससे नुकसान क्या होगा, तो आप इस चीज के लिए इक्विप्ड नहीं हो, तो इसके लिए लीगल गाइडेंस लोगे नहीं लोगे फिर? यस सर। तो ऐसे केस में जब आपको नहीं श्योर हो कि भाई क्या होगा, तो ऐसे केस में हम लोगों को लीगल गाइडेंस मांगनी चाहिए। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। चलिए, आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, कल छोटा सा टॉपिक और पढ़ा है, इसको कल खत्म कर देंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर, बाय, गुड चलिए नाइट। बाय, गुड नाइट भैया।